हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी क्लास 12th वाले बच्चे चैप्टर 8 का पार्ट 1 अभी तक आपने देख लिया होगा। आज प्यारे बच्चों हम सभी आप सभी के अनुरोध पर पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए। आज हम लोग फिर से किसान, जमींदार और राज्य, ये क्लास 12th वाले बच्चों का हिस्ट्री है, इसका हम लोग आज पार्ट 2 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले मैंने पार्ट 1 इसका बना दिया है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक दिल्ली सल्तनत के बारे में वीवीआई ऑब्जेक्टिव को मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है। यदि अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप पार्ट 1 को देख लीजिए और पार्ट 1 आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या नहीं तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, तो निश्चित रूप से और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और चलिए आपको आज कुल मिलाकर के 30 ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूं और बहुत ही मज़ेदार सब प्रश्न रहने वाला है। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न लेखक से ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पहले तो हम लोग दिल्ली सल्तनत अभी तक पढ़ लिए हैं और आज का क्लास सबसे पहले लेखक से ही स्टार्ट हो रहा है। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक पुस्तक भी है और आज का क्लास में बहुत सारा तस्वीर वगैरह रहेगा, फ़ोटो वगैरह के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो कुल मिलाकर के क्लास भाई बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, निश्चित रूप से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। यदि अगर आप किताब को देख करके रट्टा मार करके ऑब्जेक्टिव याद कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों माध्यम से अभी ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर बताइएगा, तब तक आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आपके माइंड में इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है, एक नहीं कई बार पूछा हुआ है। आईने अकबरी एक पुस्तक है और प्रश्न वही पूछ रहा है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। आखिर इस बुक के लेखक कौन है, इस ग्रंथ के लेखक कौन है, बताइए इस ग्रंथ के लेखक कौन है। आईने अकबरी के लेखक कौन है, अकबर, अबुल फजल, अमीर खुसरो या फिर फैजी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का प्यारा सा खूबसूरत सा आंसर हो जाएगा भाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अबुल फजल जो है वो आईने अकबरी के लेखक हो जाएंगे, है ना। आपको लेखक का नाम याद रख लेना है। बताइए आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल। क्या बोलना है, अबुल फजल। अबुल फजल जो है वह आईने अकबरी के लेखक हो जाएंगे। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर यही है आईने अकबरी, जिसमें अकबर वगैरह के बारे में दिया हुआ है, और इस किताब के लेखक हो जाएंगे अबुल फजल। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले मैं आपको आईने अकबरी के बारे में, चलिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। आईने अकबरी देखिए यही है आईने अकबरी, और इस आईने अकबरी के बारे में थोड़ा मोड़ा डिटेल्स भी आप जान लीजिए। एग्जाम हॉल में इससे भी बहुत सारा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आईने अकबरी जो है वह 16वीं शताब्दी में, आईने अकबरी जो है वह 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। कब लिखा गया था, 16वीं शताब्दी में। याद रख लीजिएगा 1500 ईस्वी अगर हो गया तो वह 16वीं शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बढ़ जाता है। ठीक है, 16वीं शताब्दी में लिखा गया एक ग्रंथ है और इसकी रचना अबुल फजल ने की थी। आईने अकबरी के लेखक कौन हो जाएंगे, अबुल फजल। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि आईने अकबरी के लेखक हो जाएंगे भैया अबुल फजल। क्या हो जाएंगे, अबुल फजल। थोड़ा नाम टेढ़ा टाइप से है बट आप याद रख लीजिएगा अबुल फजल। अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हो जाएंगे। और अबुल फजल जो है वह अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे प्यारे बच्चों, आप बताइएगा। अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर के बारे में मैं इसके अगले वाले वीडियो में अकबर के बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 9 में। ठीक है, फिलहाल आप याद रख लीजिए कि अकबर के दरबार में ये रहते थे। और इस ग्रंथ में, ये जो आईने अकबरी पुस्तक है, इस ग्रंथ में अकबर के बारे में बताया गया है, उसके प्रशासन के बारे में कि अकबर कैसे शासन करते थे। और यह जो किताब है ना बच्चों, यह फारसी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में, फारसी भाषा में, हिंदी भाषा में नहीं है, फारसी भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है। तो आप फटाफट बताइएगा कि इसका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। सबसे पहले आप याद कीजिए कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। वीवीआई प्रश्न है, अबुल फजल। अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे भैया, तो आप बताइएगा अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे, अकबर के दरबार में रहते थे। अच्छा एक बात बताना आप सभी बच्चों कि ये जो आईने अकबरी है, ये जो पुस्तक है, किस भाषा में लिखा गया है, तो भैया ये लिखा गया फारसी भाषा में। किस भाषा में, फारसी भाषा में, है ना। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, अब मज़ा आ गया कि नहीं आ गया, बस मज़ा आ गया। तो इसी तरीक़ा से जस्ट अगला प्रश्न को हम लोग फटाफट से देख लेते हैं ना, फटाफट से अगला प्रश्न को देख लेते हैं।
चलिए अब आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आप फटाफट सोचिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखा गया। जस्ट अब मैंने आपको अभी तुरंत बताया है आईने अकबरी किस भाषा में लिखा गया है। बताइए देवनागरी में, ना 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 ना, फारसी में, संस्कृत में, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फारसी में आईने अकबरी जो है उसको लिखा गया है। आईने अकबरी को फारसी भाषा में लिखा गया। जस्ट मैंने आपको अभी तुरंत बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा आईने अकबरी में अकबर के काल के में कितने सूबों का वर्णन है। अकबर के काल में जो था ना, वो जो प्रशासन था वो सूबा में बटा हुआ था। सूबा में, सूबा मतलब क्षेत्र। तो कितने क्षेत्रों में बटा हुआ था भैया? 10 कह रहा, 12 कह रहा, 13 कह रहा, 14। आईने अकबरी यदि अगर आप पुस्तक को पलट के देखिएगा ना तो उसमें आपको बता रहेगा कि अकबर जो था उसका जो प्रशासन था, उसका जो सिस्टम था वो कितना सूबा में बटा हुआ था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 सूबा में बटा हुआ था। अकबर जो था उसका प्रशासन जो था पूरा वह 12 सूबा में बटा हुआ था। अकबर के काल में जो था वह सूबा कितने में वर्णन है? 12 में। कितने में है? 12 में। ठीक है, चलिए तो ये 3 प्रश्न हो गया आप सभी का। और चौथा प्रश्न कह रहा है कि आईने अकबरी कितने भागों में बटा हुआ था। अब कहता है कि आईने अकबरी वह जो पुस्तक है ना, वह जो किताब है ना, वह कितना हिस्सा में बटा हुआ है। ठीक है, कह रहा 2, 3, 4, 5। आईने अकबरी जो वो जो किताब है वो कितना हिस्सा में बटा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी 5। आईने अकबरी जो है वो कितने भागों में बटा हुआ है? तो आईने अकबरी बटा हुआ है 5 भागों में। याद रख लीजिएगा, एक हाथ में कितना उंगली हो जाएगा? 5। तो आईने अकबरी जो है वो 5 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अब ये रहा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि आईने अकबरी के अनुसार, आईने अकबरी के अनुसार ये जो भूमि है ना, ये जो ज़मीन है वह कितने भागों में बटा हुआ था। आखिर भैया आईने अकबरी वह जो पुस्तक है उस पुस्तक में कहा गया है ये जो ज़मीन है, ये जो भूमि है वह कितने भागों में बच्चों बटा हुआ है? बताइएगा। आईने अकबरी जो पुस्तक है उस पुस्तक में ज़मीन के बारे में बताया गया है कि वह ज़मीन कितने भागों में बटा हुआ था। कह रहा 2 भागों में, 5 भागों में, 4 भागों में, 6 भागों में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 भागों में। क्या हो जाएगा? 4 भागों में। ठीक है ना, आईने अकबरी जो वो पुस्तक है उसमें कहा गया है कि ज़मीन जो है, भूमि जो है वह 4 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में बटा हुआ। 1, 2, 3, 4 है ना, ज़मीन जो है वह 4 भागों में बटा हुआ है। खुद आईने अकबरी जो है वह 5 भागों में बटा हुआ। याद रख लीजिएगा, दोनों प्रश्न को हम एक जगह लिख दिए ताकि एग्जाम हॉल में आप फंस नहीं जाइएगा। आईने अकबरी हो जाएगा 5 भागों में बटा हुआ है, और ज़मीन अगर पूछे, भूमि पूछे तो आप एग्जाम में टिक कर दीजिएगा 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन है? बताइएगा बच्चों। अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा और आईने अकबरी के अनुवादक, उसको ट्रांसलेटर कौन है? कौन ऐसा आदमी है जो कि अकबरनामा और आईने अकबरी को अनुवाद कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया? कहता है बेबरीज, जैरेट, ब्लैक मैन, और या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का इनमें से सभी हो जाएगा। वेबरेज ने भी, जैरेट ने भी, ब्लैकमैन ने, इन तीनों ने क्या किया? अकबरनामा और आईने अकबरी को ट्रांसलेट कर दिया अलग अलग भाषा में ताकि सब आदमी इसको पढ़ सके। तो ये तीनों इसको क्या किया था? ट्रांसलेट कर दिया था, अनुवाद कर दिया था अलग अलग भाषा में ताकि सब आदमी इसको पढ़ सके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? बताइए। ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के माध्यम से आप सोचिए कि अकबरनामा को किसने लिखा था। अब भैया दूसरा किताब है, दूसरा किताब का नाम है अकबरनामा। क्या नाम है बच्चों? अकबरनामा। तो आप बताइएगा कि अकबरनामा ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? अकबरनामा को किसने लिखा है? कहता अमीर खुसरो ने, अलबरूनी ने, इब्न बतूता ने, अबुल फजल ने। तो आखिर अकबरनामा को किसने लिखा है? तस्वीर के माध्यम से आप बताइए। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अबुल फजल। अबुल फजल जो है, यही तस्वीर में आप देख लीजिए, इसी का नाम है अबुल फजल, और ये हाथ में जो किताब लिया हुआ है ना, इसी का नाम है अकबरनामा। क्या नाम है? अकबरनामा। तो अकबरनामा को किसने लिखा है? अबुल फजल ने। किसने लिखा है? अबुल फजल ने। ठीक है, यही है अकबरनामा, देख लीजिए आप, उसी को अबुल फजल ने लिखा, और तस्वीर में जो है अबुल फजल वही है। ठीक है,
अगला प्रश्न कह रहा है इतिहासकार अबुल फजल किस सम्राट का दरबारी था। बच्चों बताइएगा कि अबुल फजल जो है वह किसके दरबार में रहते थे, किस राजा के दरबार में अबुल फजल रहते थे। सम्राट का मतलब होता है राजा, तो किस राजा के दरबार में अबुल फजल रहते थे। अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? एकदम प्यारा सा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम तुरंत इसका आंसर बताया कि अकबर के दरबार में रहते थे अबुल फजल। अबुल फजल और से याद रख लीजिएगा, अबुल फजल और से अकबर, तो अकबर के दरबार में ही अबुल फजल रहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बाबरनामा, ठीक है ना, बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी। देखिए बाबरनामा का दो गो नाम है, आप बाबरनामा भी याद रख लीजिएगा और तुजुक ए बाबरी दोनों एक के नाम है। कभी कभी एग्जाम में ई नाम दे देगा, कभी कभी एग्जाम में ई नाम दे देगा, तो कहता है बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी। ये जो किताब है ना, इस किताब का नाम है बाबरनामा, या फिर आप इस किताब का ये नाम तुजुक ए बाबरी भी कह सकते हैं। तो कहता है इस ग्रंथ को किसके द्वारा लिखा गया, आखिर इस किताब को किसने लिखा है, बाबरनामा का लेखक कौन है, बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या फिर अबुल फजल। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सेम टू सेम वही, क्या हो जाएगा, बाबर। क्या हो जाएगा, बाबर, है ना। तो बाबर जो है खुद बाबरनामा का रचना किया था। ये जो बाबर है ना, हिंदुस्तान में पानीपत की लड़ाई में आए थे। इससे पहले वाला वीडियो में हम सब बात बताएं, ठीक है ना। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और उसी में बाबर जीत गया था, और यही बाबर है, बाबर हिंदुस्तान आए थे और इन्होंने आत्मकथा को लिखा है, यानी अपनी पूरी जीवनी को उसमें लिख दिया है। किस किताब में? बाबरनामा में। अच्छा एक बार बताइए, बाबरनामा का दूसरा नाम क्या है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा तुजुक ए बाबरी। क्या हो जाएगा, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी बोलिए चाहे बाबरनामा बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। इसका दो गो नाम है ना। तो बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी जो किताब है ना, इस किताब को खुद बाबर ने लिखा है। आप सोचिए, किताब को अपने बारे में लिख दिया कि मैंने ज़िंदगी में क्या क्या काम किया, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या घटना हुआ, खुद बाबर ने अपने हाथों से इस किताब को लिखा है, इस ग्रंथ को लिखा है, ठीक है। चलिए बाबरनामा के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। देखिए बाबरनामा का दूसरा नाम हो जाएगा तुजुक ए बाबरी। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जो है वह मुगल वंश के राजा, आप जानते हैं कि बाबर किस वंश से था, तो भैया मुगल वंश से था। तो तुजुक ए बाबरी जो है ना, वह मुगल वंश के राजा जो है उसका नाम था बाबर। क्या नाम था? बाबर। देखिए यही तस्वीर है बाबर का। तो बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब होता है यदि अगर हम अपने बारे में कुछ लिखेंगे ना, उसको बोलेंगे आत्मकथा। तो बाबर ने खुद अपने बारे में इस किताब में लिखा है, इसका नाम हो जाएगा आत्मकथा। यानी जो है ना बाबरनामा, वह बाबर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? आपको सीधा याद रख लेना है कि बाबर ने उस किताब को खुद अपने हाथों से लिखा है, यानी वह उसकी आत्मकथा है। और इस आत्मकथा को बाबर ने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? चगताई तुर्की में। क्योंकि ये बाबर तो हिंदुस्तानी तो था नहीं जो कि देवनागरी भाषा में लिख देगा, तो वो अपना जो घरेलू लैंग्वेज था ना, क्योंकि बाबर भारत में तो बाहर से आए थे, तो वहाँ जो लैंग्वेज चलता था ना, उसका लैंग्वेज का नाम था चगताई तुर्की। क्या नाम था? चगताई तुर्की। तो इन्होंने क्या किया ना, अब किताब को चगताई तुर्की भाषा में लिख दिया, ठीक है। और उस पुस्तक में बाबर ने अपने बचपन के बारे में लिखा है, अपने यौवन के बारे में लिखा है, युवा अवस्था के बारे में। और बाबर ने जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो गुजारी सारी बातों को लिखा है कि कैसे मैंने पानीपत की लड़ाई लड़ी, कैसे मैंने राजा को हराया, है ना, इब्राहिम लोदी को कैसे हराया। बाबर और इब्राहिम लोदी का लड़ाई हुआ था ना, बताया था ना पिछले वाला वीडियो में, पार्ट 1 में। जल्दी से देख लीजिए आप लोग पार्ट 1, ठीक है। तो सारा बात को उन्होंने इस किताब में उन्होंने लिख दिया। यदि अगर आप बाबरनामा को पढ़ते हैं ना, तुजुक ए बाबरी को पढ़िएगा, तो बाबर के बारे में आपको सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप खुद बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। था बाबरनामा के अनुसार, ठीक है ना, बाबरनामा के अनुसार जो है रहट द्वारा जो है वह रहट द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती थी? रहट के द्वारा। अब देखिए बाबरनामा के अनुसार, यानी उस किताब में कहा गया है कि रहट द्वारा, रहट कोई चीज़ होता था और उसके द्वारा सिंचाई करता था, खेतों में पानी दिया जाता था। तो कहाँ दिया जाता था, कहाँ पर रहट के द्वारा सिंचाई होता था? ठीक है, कह रहा आगरा में, लखनऊ में, लाहौर में, बलूचिस्तान में। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का लाहौर हो जाएगा। लाहौर जो है ना अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, और वहाँ पर रहट के द्वारा सिंचाई होता था, खेतों में पानी दिया जाता था। रहट जो होता है ना, वो एक प्रकार से याद रख लीजिएगा सिंचाई करने वाला यंत्र है, ठीक है, यानी समान हो जाएगा खेतों में पानी देने वाला।
अगला प्रश्न कह रहा है ना कि मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था। मुगल काल में किस चीज़ से सिंचाई होता था, कुआं से, तालाब से, नहर से, या फिर इनमें से सभी। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। यानी मुगल काल में कुआं से भी खेत में पानी डालते थे, तालाब से भी और नहर से भी, यानी तीनों सिस्टम था तभी। ठीक है, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी सब का सब सही है, सब का सब सही है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। बच्चों तंबाकू के बारे में आप सभी जानते हैं कि खैनी उसको बोला जाता है ना, बीबीसी बीबीसी बीबीसी। हम लोग जो है ना कभी कभी तंबाकू को बीबीसी भी बोल देते हैं, बीबीसी, बुद्धिवर्धक चूर्ण है ना। तंबाकू तंबाकू बड़ा घटिया चीज़ होता है, तंबाकू कभी नहीं खाना चाहिए ना, कैंसर वगैरह हो जाता है, मुंह का कैंसर हो जाता है तंबाकू खाने से। तंबाकू जैसे सिगरेट वगैरह सब हो गया, खैनी सब हो गया, ये सब कभी नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये जो राजा है ना, कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने तंबाकू का सेवन को सर्वप्रथम स्टार्ट किया था? किस मुगल सम्राट ने, मुगल वंश का कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने तंबाकू को स्टार्ट किया? बताइए कौन था जिसने तंबाकू को स्टार्ट किया? आप तस्वीर के माध्यम से सोचिए, जहांगीर, शाहजहां, बाबर या फिर अकबर। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का अकबर। देख सकते हैं आप, अकबर यही है जिन्होंने तंबाकू को स्टार्ट किया हिंदुस्तान में, है ना। तंबाकू खाने को बोला, बताइए, खुद खाता था। तो यानी तंबाकू का सेवन को किसने प्रारंभ किया? तो उसका नाम हो जाएगा अकबर। क्या नाम हो जाएगा? अकबर, जिन्होंने तंबाकू का सेवन को सर्वप्रथम स्टार्ट किया था। ठीक है, अब अगला प्रश्न करा, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अब इसका कौन सा राजा था जिन्होंने इस पर बैन लगा दिया, रोक लगा दिया? बताइए, तंबाकू खाने पर किसने रोक लगा दिया? इन्होंने बता दिया कि तंबाकू कोई नहीं खाओगे, है ना। कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने कहा कि तंबाकू नहीं खाने देंगे, है ना? दूसरा नीतीश कुमार यही है जिन्होंने कहा है कि तंबाकू खाने नहीं देंगे, है ना, कोई भी नशा वगैरह नहीं कर सकते हो। कह रहा अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। कौन हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर का ही नाम था सलीम। क्या नाम था बच्चों? सलीम, है ना, सलीम। यह अकबर का बेटा था, यानी बाप स्टार्ट किया और बेटा उसको बंद करवा दिया, बाप स्टार्ट किया और बेटा बंद करवा दिया, इसी का नाम हो जाएगा सलीम। ठीक है, तो सलीम जो था वह उसी का नाम हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर ने क्या किया ना, तंबाकू के सेवन पर पूरा का पूरा बैन लगा दिया, भाई तंबाकू नहीं खा सकते हो, है ना। इसका पिताजी स्टार्ट किया और बेटा बंद करवा दिया। और आप सभी जानते हैं कि तंबाकू को पुर्तगाली ने लाया था। किसने लाया था? पुर्तगाली जब हिंदुस्तान में आए थे ना, तो वही तंबाकू की खेती को स्टार्ट किए थे हिंदुस्तान में, है ना। और अभी हिंदुस्तान में तंबाकू लोग धड़ल्ले से खा रहा है, क्या ना जी, है ना। अगला प्रश्न करा कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? कह रहा है कि अकबर ने क्या किया था ना, अबुल फजल से कहा था कि अपने ही ज़माने में जब अकबर जिंदा थे ना, तो उन्होंने अबुल फजल से कहा था कि तुम मेरी आत्मकथा को लिखो, तुम मेरे बारे में लिखो। तो कहता ऐसा ही सिस्टम कहाँ पर था, और ऐसा ही सिस्टम कहाँ पर था, कौन सा ऐसा देश था जहाँ पर कि अकबर के तरह ही वहाँ के राजा भी किसी लोग को पकड़ लेता था, बढ़िया बढ़िया जो लिखता था, और उसको कहता था कि मेरे बारे में लिखो किताब में। तो कौन ऐसा राजा था, कौन ऐसा देश था जहां अकबर के तरह सिस्टम ऐसा था? ठीक है, ऐसी परंपरा कहाँ थी? जिस प्रकार से अकबर ने क्या किया था, अपने ही ज़माने में अपने बारे में लिखवाया किताब में। ठीक है, चीन में, यूनान में, इंग्लैंड में, रूस में। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन में। चीन में भी जो थे ना, चीन में भी सेम अकबर की तरह ही वहाँ के जो राजा हुआ करते थे ना, अपने बारे में लिखवाते थे, लिखो मेरे बारे में, मेरा जन्म यहाँ हुआ था, ऐसे ऐसे मैंने उस राजा को मारा, ये किया वो किया, सारा का सारा चीज़ लिखवाते थे। चीन में भी अकबर की तरह ही सारा का सारा चीज़ किया था वहाँ का राजा सब भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा किनके द्वारा लाया गया था? जस्ट अभी हम तुरंत बताया आपको। कह रहा है भारत में तंबाकू का पौधा किसने लाया? अंग्रेजों ने, हुनों ने, पुर्तगालियों ने या फिर अरबों ने? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुर्तगाली, है ना। पुर्तगाली ने क्या किया था, हिंदुस्तान में तंबाकू को लाया था। और तंबाकू होता है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक। कोई भी है तंबाकू मत खाइएगा, क्योंकि यदि अगर आप तंबाकू खा लेते हैं ना, तो आपका स्वास्थ्य तो खराब हो जाएगा, मुँह का कैंसर हो जाएगा। फिर आप सोच लीजिए कैसे इस ज़िंदगी को जिएगा, है ना, बिना मुंह का कैसे रहिएगा। तो तंबाकू किसी को नहीं खाना चाहिए। और इस तंबाकू को हिंदुस्तान में पुर्तगाली ने लाया था। किसने लाया था? पुर्तगाली ने। अंग्रेज वगैरह इस सब चीज़ के बारे में नहीं जानता है। पुर्तगाली ने क्या किया था, हिंदुस्तान में तंबाकू का खेती स्टार्ट किया, और हिंदुस्तान वाला को तंबाकू का आदत लगा करके चला गया। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि तंबाकू का पौधा किस सदी की शुरुआत थी
वर्षों में उत्तर भारत में लाया गया। कह रहा है तंबाकू का जो पौधा था ना वह किस शताब्दी की शुरुआती वर्षों में उत्तर भारत में लाया गया। हम लोग उत्तरी भारत में रहते हैं, बिहार वगैरह सब तो किस शताब्दी में आया था? 15वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में या फिर 20वीं शताब्दी में? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17वीं शताब्दी। यानी 1600 ईस्वी में अकबर सब थे ना, तो तब ये ना आया था, तो यानी 1600 ईस्वी में आया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का 17वीं शताब्दी में तंबाकू हिंदुस्तान में आया और पुर्तगाली ने लाया। ठीक है। कह रहा अगला प्रश्न कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? बच्चों बताइएगा, ये जो अकबर है, अकबर का वित्त मंत्री कौन हो जाएगा? अकबर का वित्त मंत्री कौन हो जाएगा भैया? बीरबल हो जाएगा, मान सिंह हो जाएगा, टोडरमल हो जाएगा और अबुल फजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोडरमल। टोडरमल क्या था ना, अकबर का वित्त मंत्री था, सारा पैसा का निगरानी यही करता था, उसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था बच्चों? टोडरमल। तो टोडरमल क्या करता था ना, अकबर का वित्त मंत्री था, सारा पैसा का निगरानी, किसको पैसा देना है, किसको देना लेना है, कितना रुपया इनकम हुआ, कितना रुपया टैक्स कटा, तो सारा अकबर का कौन देखता था? उसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? टोडरमल। यही है टोडरमल, जो कि पूरा पैसा मैनेजर था उसका। क्या नाम था? मैनेजर था किसका? अकबर का। सारा पैसा का काम यही देखता था, इसका नाम था कौन सी? टोडरमल। ठीक है, वित्त मंत्री था। अगला प्रश्न कर रहा है अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ कब नियुक्त किया? भैया टोडरमल को क्या किया ना, उसने दीवाने अशरफ नियुक्त कर दिया, यानी भैया तुम पैसा का सारा काम तुम ही देखोगे। कब अकबर ने क्या किया था ना, टोडरमल को बना दिया कौन सी? दीवाने अशरफ। दीवाने अशरफ कब बना दिया अकबर ने टोडरमल को? कह रहा है 1582 में, 1583 में, 1584 में या फिर 1585 में। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1582 में। 1582 में अकबर ने क्या किया था? टोडरमल को दीवाने अशरफ बना दिया था, दीवाने अशरफ बना दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमि सुधार संबंधी जब्ती प्रथा किसकी देन है? अब कह रहा है भूमि सुधार संबंधी जो है जब्ती प्रथा, यानी कौन सा ऐसा राजा था जिन्होंने जब्ती प्रथा को लाया था? किसी का सामान को जब्त कर लेता था, यदि वह गलती करता था तो भूमि को सुधारने के लिए जब्ती प्रथा किसने लाया था? अकबर ने, बीरबल ने, टोडरमल ने या फिर मान सिंह ने? तो कौन ऐसा राजा था भैया? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का, जब्ती प्रथा किसकी देन है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोडरमल। टोडरमल हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। जब्ती प्रथा किसकी देन है? तो टोडरमल ने क्या किया था? जब्ती प्रथा को लाया था। टोडरमल ने जब्ती प्रथा को लाया था। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें कि जो है कि बाबर से लेकर के अकबर तक के ज़माने की सारी बातें मिलती है? कह रहा है बाबरनामा में, अकबरनामा में, जहांगीरनामा में या फिर इनमें से सभी में? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबरनामा में। अकबरनामा में क्या है ना, बाबर से लेकर के अकबर तक के बारे में सारा का सारा बात लिखा है। यदि अगर आप अकबरनामा में पढ़ लीजिएगा ना, अकबरनामा को यदि आप पढ़ लीजिएगा तो बाबर के बारे में भी जान जाए, क्योंकि बाबर कौन हो जाएगा? अकबर का दादाजी हो जाएगा। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं बेटा अकबर। तो यानी बाबर से लेकर के अकबर तक के बीच में यदि अगर आपको जानना है तो आप अकबरनामा को पढ़िए, तो आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम आपको अकबरनामा के बारे में दो चार लाइन बताते हैं। ठीक है। कह रहा है कि अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ होता है अकबर की किताब। क्या होता है बच्चों? अकबर की किताब। यानी अकबरनामा का जो अर्थ होता है ना, उसका अर्थ होता है अकबर की किताब। क्या होता है बच्चों उसका अर्थ? इसका अर्थ होता है अकबर की किताब। यानी अकबर की किताब का नाम रखा गया अकबरनामा। अकबर ने खुद इसको लिखवाया था, बोला था लिखो, है ना, ये रखा था स्टाफ को, उससे लिखवाता था, है ना। तो अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ होता है अकबर की किताब। इसकी रचना स्वयं मुगल सम्राट अकबर ने अबुल फजल से करवाई थी। अकबर ने खुद बोला था अबुल फजल से कि तुम इस किताब को लिखो और उसमें सारा का सारा बात मेरे बारे में लिखो कि कैसे हम शासन को चलाते हैं, ताकि दुनिया जब बहुत दिन हो जाएगा ना तब लोग मेरे बारे में जानेगा। तो अकबर ने खुद बोला था किससे? अबुल फजल से, कि तुम इस किताब को लिखो। यानी आप एक बार बताइएगा अकबरनामा का लेखक कौन हो जाएगा? अबुल फजल। सीधी बात, अकबरनामा का लेखक कौन हो जाएगा? अबुल फजल।
यह जो किताब है ना बच्चों, वो फारसी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? फारसी भाषा में उस किताब को लिखा गया है। और भैया अबुल फजल जो थे ना, वह अकबर के दरबार में रहते थे। और आप जानते हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न का मतलब होता है 9 गो जो था ना, बहुत धुरंधर व्यक्ति को अकबर रखता था। अकबर जो था ना, अपने दरबार में 9 गो आदमी को रखता था, जो कि बहुत पावरफुल इंसान था। बीरबल हो जाएंगे, उसके बाद अबुल फजल हो जाएगा, फैजी हो जाएगा, ये सब जो है ना अकबर के दरबार में रहते थे और बहुत विद्वान थे। तो अकबर क्या करते थे ना, 9 गो विद्वान को, जो कि पूरे फेमस लोग था, उसको अपने दरबार में रखता था और उसका नाम था 9 रत्न। क्या नाम था? 9 रत्न। खैर चलिए, हम आपको अगला वाला जो वीडियो बनेगा ना इसका 9 लेसन का, उसमें हम आपको सारा का सारा अकबर के बारे में पढ़ाने ही वाले हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न कह रहा है, 21वां प्रश्न कह रहा है कि जजिया किससे लिया जाता था? बताइए। जजिया एगो टैक्स था, और जजिया जो था टैक्स जो है वह किससे लिया जाता था? किससे जजिया कर लिया जाता था? कह रहा जजिया जो कर था ना, वह किससे लिया जाता था? यह टैक्स होता था व्यापारी से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, या फिर जिम्मियों से। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जिम्मियों से। जजिया जो था कर, वह जिम्मियों से लिया जाता था, यानी जो गैर हिंदू सब हो जाएगा ना, ठीक है ना, जैसे गैर हिंदू नहीं, हिंदू के कह लीजिए, ठीक है ना। तो हिंदू लोग से जो होता था ना, वह जजिया कर लिया जाता था। जजिया एक प्रकार का टैक्स था। तो हिंदू लोग जो थे ना, वह अकबर सबको, जो अकबर से पहले जितना भी राजा सब हुआ करते थे, सबको एक टैक्स देता था, उसका नाम था जजिया। क्या नाम था? जजिया। वह टैक्स देता था, यानी जिम्मियों से। जिम्मी हो जाए, क्योंकि जिम्मी जो है ना, वो एक प्रकार समझ लीजिए हिंदुओं को ही कहा जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेशकश का अर्थ क्या था? पेशकश का क्या मतलब होता था? अकबर के ज़माने में पेशकश क्या था? कह रहा हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला एक धार्मिक कर, मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट, युद्ध स्थल में लूटा गया सामान को यानी माल को, और कह रहा है कि मराठा द्वारा अंग्रेजों से वसूला गया तटकर को यानी टैक्स को। तो कह रहा है क्या हो जाएगा? पेशकश। पेशकश किसको बोलते थे बच्चों? तो भैया पेशकश बोलते थे मुगल राज्य के द्वारा जो ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट थी। यानी मुगल राज्य क्या करते थे ना, मुगल वंश के जितने भी राजा थे, बाबर वगैरह सब वो लोग क्या करता था ना, एक भेंट लेता था, एक प्रकार का समझिए टैक्स लेता था, उससे प्राइज लेता था जनता सबसे कि भैया तुम टैक्स दो, और उसका नाम रखा था पेशकश। क्या नाम रखा था? पेशकश। तो मुगल राज्य में क्या होता था ना, एक प्रकार का भेंट लेता था, एक प्रकार से अपने टैक्स के रूप में पैसा वसूलता था, और उसका नाम रखा था पेशकश। क्या नाम रखा था? पेशकश। तो मुगल राज्य में था। किस राज्य में? मुगल राज्य में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है परगना मुगल काल में क्या था? परगना मुगल काल में जो था ना, क्या था? परगना किसको बोलते थे? मुगल जमाने में परगना किसको कहा जाता था? एक प्रशासनिक मंडल को, प्रांतों की राजधानी को, विशालतम प्रांत को, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक प्रशासनिक प्रमंडल को कहा जाता था परगना, यानी एक प्रकार से हम लोग जिला वगैरह बोलते हैं ना, तो इस प्रकार से बोलता था वो लोग परगना। चलो भैया, एक प्रशासनिक मंडल हो गया, ये परगना वो परगना, सबका अपना अपना नाम रख दिया था ये लोग, भैया वहाँ पर वो राजा रहेगा, वहाँ का वो रहेगा। तो इस प्रकार से परगना क्या था कि मुगल जमाने में एक प्रशासनिक मंडल था। 24वां प्रश्न कह रहा है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था। ठीक है, सही बात है भाई। पंचायत का जो मेन बॉस होता है ना, वह मुखिया होता था। जिस मुखिया को क्या कहा जाता था? बताइए, मुखिया को मुगल काल में क्या कहा जाता था? मुकद्दम या मुखिया, अमील या अमीर, या फिर चौधरी या सरपंच, या फिर पंच या पितामह? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकद्दम या मुखिया। यानी उसको मुकद्दम भी कहते थे, मुखिया भी कहते थे। जो पंचायत का बॉस होता था ना, जैसे कि ग्राम पंचायत होता था, हम लोग भी अभी मुखिया ही बोलते हैं उसको, तो लोग मुकद्दम बोलता था, मुकद्दम या मुखिया। ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न कह रहा है कि राजस्व प्राप्ति की जो जब्ती प्रणाली है किसके शासन काल में प्रचलित थी? राजस्व प्राप्ति की जो जब्ती प्रणाली है ना, जब्ती प्रणाली, वह किसके शासन काल में प्रचलित था? कौन ऐसा राजा था जिसके समय में जब्ती प्रथा चलता था? अकबर के ज़माने में, बाबर के ज़माने में, जहांगीर के, या फिर औरंगजेब के ज़माने? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का, तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, अकबर के ज़माने में क्या था ना, जब्ती प्रणाली चलता था। कौन प्रणाली? तो जब्ती प्रणाली अकबर के ज़माने में चलता था। ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था किसके शासनकाल के द्वारा शुरू की गई थी। बताइए, मनसबदारी जो व्यवस्था है वह किसके ज़माने में स्टार्ट हुआ था? बाबर, अकबर, शेरशाह या फिर हुमायूं? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबर। अकबर के ज़माने में क्या था बच्चों? मनसबदारी व्यवस्था चलती थी। अकबर के ज़माने में कौन सा व्यवस्था चलता था? मनसबदारी व्यवस्था अकबर के ज़माने में चलता था। यह क्या करता था ना, किसी किसी को मनसब देता था, चलो भाई यहाँ का राजा तुम हो गया, यहाँ का क्षेत्र तुम संभालो, यहाँ का मालिक तुम हो गया। तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के ज़माने में चलता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई। कह रहा है 16वीं शताब्दी में क्या था ना कि हिंदुस्तान में क्या हुआ ना, बहुत सारा विदेशी ताकत आया। तो भाई कौन सा बाहरी ताकत आए मुगल राज्य में, या फिर अनेक बाहरी ताकतें जो दाखिल हुई वे क्या थी? मुगल राज्य थी, व्यापार था, मुद्रा और बाजार था, या फिर इनमें से सभी? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 16वीं शताब्दी में जो था ना वो बाबर भी एंट्री किया था और बड़े बड़े बिजनेसमैन सब भी आए, क्योंकि पुर्तगाली वगैरह सब आए, और मुद्रा और बाजार आया, क्योंकि पैसा वगैरह भी तभी क्रेजिंग में आया, क्योंकि विदेश से बड़ा बड़ा जैसे पुर्तगाली लोग आ गए, अंग्रेज सब आ गए। तो कहने का मतलब यही है, सब का सब एंट्री किया और हिंदुस्तान में पैसा भी बढ़ा, बाजार भी आया, नया नया बाजार बना, व्यापार बढ़ गया, मुगल राज्य भी आया, बाबर वगैरह सब आए, है ना। तो 16वीं शताब्दी में ये सारा का सारा काम हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि रैयत जो था ना किसे कहा जाता था? रैयत किसको कहा जाता था? व्यापारियों को, दस्तकारों को, जमींदारों को, या फिर किसानों को? तो रैयत किसको कहा जाता था प्यारे बच्चों? तो रैयत कहा जाता था तभी के ज़माने में किसानों को कहा जाता था रैयत। क्या कहा जाता था? रैयत किसको कहा जाता था? तो याद रख लेना आप सभी को, किसानों को कहा जाता था रैयत। अगला प्रश्न कह रहा है कि 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक पुस्तक में किसकी चर्चा किसानों के रूप में होती है? कह रहा है 17वीं शताब्दी में जो है ना मारवाड़ में जो है ना लिखी गया एक पुस्तक है, और उसमें किसकी चर्चा होती है कि वह किसान हुआ करते थे? भूमिहार, यादव, राजपूत या फिर ब्राह्मण? क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजपूत। क्या हो जाएगा? राजपूत। यानी 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई जो पुस्तक है उसमें जो है किसानों को राजपूत के रूप में देखा जाता था, यानी राजपूत जो थे वह किसान हुआ करते थे। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न है। करा अंतिम प्रश्न में करा अकबर ने दीन ए इलाही, आप सभी को मालूम है अकबर ने एक धर्म चलाया था, उसका नाम था दीन ए इलाही। अकबर ने खुद एक नया धर्म स्टार्ट किया था, ना ही हिंदू बनो ना ही मुस्लिम बनो, बन जा तुम दीन ए इलाही, नया धर्म स्टार्ट किया था। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए अकबर का ये धर्म चल नहीं पाया, ये फ्लॉप कर गया। खुद बीरबल केवल इसका ये धर्म को ज्वाइन किया था। तो बीरबल तो चूंकि इसका अपना ही आदमी था, तो बीरबल इस धर्म में घुसा था, लेकिन ये धर्म उतना फेमस नहीं हो पाया, क्योंकि बड़ा अटपटा सब नियम था। सम्राट को देखो, अल्लाह अकबर बोलो, बहुत सारा टाइप से सिस्टम था, मांस मछली नहीं खा सकते हो, तो बहुत सारा सिस्टम इसमें था। तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्टार्ट की, कब स्टार्ट की? 1582 में, 1581 में, 1575 में या फिर 1580 में? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही यानी एक नया धर्म को स्टार्ट किया, उसका नाम था दीन ए इलाही। तो ये था कुल मिलाकर के आपका 30 प्रश्न, और इससे पहले वाला पार्ट 1 में हमने कुल मिलाकर के 35 प्रश्न को वहाँ भी हम लोगों ने देखा था, है ना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था किसान, जमींदार और राज्य। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, पार्ट 1 और पार्ट बी, यानी पार्ट 1 और पार्ट बी कंप्लीट हो गया। और आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो, आप सभी कमेंट बॉक्स में आपको टाइपिंग करना है कि ये सर वीडियो का ये जो सीरीज था पार्ट 1 और पार्ट बी कैसा लगा आप सभी को। और हाँ, जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं भाई, ये आप ही का अपना चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, आप सभी का अपना चैनल है, क्योंकि आप सभी प्यारे बच्चों का सपोर्ट है, जिस वजह से हम सभी लगातार आप सभी के लिए इतना वीडियो ला रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जो नए बच्चे जुड़े हुए थे अभी, तो सो प्लीज़, ये आपके भाई का चैनल है, आपके शिक्षक का चैनल है, तो सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और इतना मेहनत के लिए एक प्यारा सा लाइक कर देना है, और आपको और एक खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट इस कमेंट बॉक्स में आपको निश्चित रूप से करके ही जाना है। तो आप एक कमेंट कर दीजिएगा, एकदम मस्त सा कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर मुझे वीडियो देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, और आपको क्या दिक्कत हो रहा है, कौन सा वीडियो चाहिए, ये सारा का सारा बात आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक लेते हैं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच।